नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच 5वीं वाणिज्यिक संवाद बैठक आयोजित हुई। जापान बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम पर पहला लोक विचार विमर्श आयोजित किया। यूनिसेफ ने अल्पपोषित और उपेक्षित किशोरियों और महिलाओं में वैश्विक पोषण संकट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक से टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर भारत अमेरिका संबंधों पर आधारित है। भारत और अमेरिका के बीच 5वीं वाणिज्यिक संवाद बैठक आयोजित हुई है। ये द्विपक्षीय वाणिज्यिक संवाद एक सहयोगात्मक पहल है। इसमें सरकार से सरकार के स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित होती हैं। हालांकि ये निजी क्षेत्र की बैठकों के साथ संयोजन में आयोजित की जाती हैं। इसका उद्देश्य व्यापार को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को अधिकतम करना है। वाणिज्यिक संवाद के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन के निर्माण की इसमें बात की गई है। इसके तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवोन्मेषी साझेदारी की स्थापना से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और अमेरिका के चिप्स एंड साइंस एक्ट को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक संवाद के तहत सेमीकंडक्टर उप समिति की स्थापना के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल के तहत द्विपक्षीय रणनीतिक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यापार में वृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। दूसरा टॉपिक था जलवायु और स्वच्छ प्रौद्योगिकी सहयोग को सुगम बनाने पर। इसके तहत दोनों देश यानी भारत और अमेरिका ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में मिलकर कार्य करेंगे। क्लीन एज एशिया पहल में अमेरिकी उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएस इंडिया एनर्जी इंडस्ट्री नेटवर्क की घोषणा की गई है। क्लीन एज एशिया पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा बाजार विकसित करने के लिए अमेरिकी सरकार की पहल है। वर्ष 2024 में अमेरिका के स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण प्रौद्योगिकी व्यवसाय विकास मिशन को भारत भेजा जाएगा। इसके अलावा महामारी के बाद आर्थिक सुधार विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए इसमें प्रतिभा, नवाचार और समावेशी विकास पर एक नए कार्य समूह के लॉन्च की घोषणा की गई। यात्रा और पर्यटन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की सहायता करने के लिए यात्रा पर्यटन कार्य समूह को फिर से लॉन्च करने की इच्छा प्रकट की गई है। इसके अलावा मानक और अनुरूपता सहयोग कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे विषयों के लिए रणनीतिक व्यापार वार्ता की शुरुआत की योजना बनाई जाएगी। दोनों देशों ने 6G सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अगली पीढ़ी के मानकों को विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करने के प्रति रुचि प्रदर्शित की है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो जापान बहुपक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी एंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट MPIA में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। MPIA विश्व व्यापार संगठन से संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली है। MPIA का गठन वर्ष 2020 में हुआ था। ये WTO यानी विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय के सक्रिय नहीं रहने की स्थिति में WTO सदस्यों द्वारा दायर अपील की सुनवाई करती है। WTO सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान समझौते के अनुच्छेद 25 के तहत MPIA में विवाद लिए जा सकते हैं। WTO का कोई भी सदस्य विवाद निपटान निकाय को सूचित करके MPIA में शामिल हो सकता है। भारत अभी तक MPIA का सदस्य नहीं है। विवाद निपटान निकाय WTO के सभी सदस्य प्रतिनिधियों से मिलकर बना है। सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति में MPIA पिछली अपील प्रक्रियाओं का स्थान लेगी। साथ ही सदस्यों के बीच भविष्य में होने वाले विवादों के मामले में भी MPIA ही लागू होगी। आपको बता दें कि वर्तमान में WTO का विवाद निपटान निकास निष्क्रिय अवस्था में है, क्योंकि अमेरिका ने इस निकाय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है और इस वजह से MPIA की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था। आपको बता दें कि WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को निपटाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहली बात यह है कि पक्षकार परस्पर सहमति वाले समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अधिनिर्णयन के माध्यम से बाद में पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का कार्यान्वयन भी शामिल है। WTO
समझो कि विवाद निपटान प्रक्रिया के 3 चरण हैं। सबसे पहले तो विवाद के पक्षकारों के बीच विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद पैनल द्वारा अगर वो लागू हो तो अपीलीय निकाय द्वारा अधिनिर्णय दिया जाता है और फिर उसके बाद निर्णय का कार्यान्वयन किया जाता है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक व्यापक व्यापार समझौते और प्रवासन समझौते को अंतिम रूप दिया है और साथ ही रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने खेल और ऑडियो विजुअल सह उत्पादन में सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही सोलर कार्यबल के विचारार्थ विषयों का आदान प्रदान भी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों की बात करें तो वर्ष 1941 में सिडनी में भारत व्यापार कार्यालय की स्थापना की गई थी और इसी के साथ दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय संबंधों को 2009 में रणनीतिक साझेदारी और 2020 में व्यापक रणनीति साझेदारी के रूप में अपग्रेड किया था। इसके अलावा दोनों देशों के आर्थिक सहयोग की बात करें तो दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता लागू हुआ है। इस समझौते की वजह से ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले लगभग 96.4% भारतीय निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वर्ष 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का था। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का घाटे की व्यापार स्थिति है। वहीं रक्षा सहयोग की बात करें तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद, परस्पर लॉजिस्टिक समर्थन समझौता MLSA, मालाबार और ऑसिंडेक्स जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षा क्षेत्र में सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में वर्ष 2022 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के कुशल अप्रवासियों के शीर्ष स्रोतों में से एक है। हाल ही में दोनों देशों ने शैक्षिक योग्यता पारस्परिक मान्यता तंत्र यानी MREQ पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। माइटी ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम पर पहला लोक विचार विमर्श आयोजित किया है। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट इंटरनेट पर सक्रिय संस्थाओं को विनियमित करने वाला आधारभूत ढांचा है। हालांकि ये कानून देश में डिजिटल इंडिया से पहले के उभरते IT इकोसिस्टम को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन आज के समय में ये कानून कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो गई है और इस वजह से एक नए कानून की जरूरत भी है। जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जो पिछला कानून है उसमें डेटा या निजता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सिद्धांतों की कमी है और यही नहीं, उपयोगकर्ता के अधिकारों, विश्वास और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की भी इसमें कमी है। साथ ही इसमें साइबर अपराध से होने वाले नुकसान और इसके नए रूपों को सीमित तौर पर स्वीकार किया गया है। इसमें हानिकारक और गैर कानूनी कंटेंट के लिए विशेष विनियामक प्रावधानों का अभाव है। इसमें उभरती प्रौद्योगिकियों की विनियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विनियमों की कमी है। वहीं अगर हम प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट के उद्देश्यों की बात करें तो ये ओपन इंटरनेट, ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास, जवाबदेही और सेवा की गुणवत्ता सहित डिजिटल इंडिया के अलग अलग सिद्धांतों को समाहित करेगा। ये ऑनलाइन सिविल और आपराधिक कृत्यों के लिए एक विशेष और समर्पित न्यायिक निर्णय तंत्र की व्यवस्था करेगा। ये बाजार के बदलते रुझान, नई प्रौद्योगिकियों के आगमन से बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय न्याय शास्त्र में विकास आदि के साथ विकसित होता रहेगा और सामंजस्य स्थापित करेगा। ये ई-कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, OTTs, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडटेक मध्यवर्ती संस्थाओं का वर्गीकरण सुनिश्चित करेगा। ये प्रौद्योगिकियों की लत लगने को विनियमित करने के लिए आयु सत्यापन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गेमिंग और बेटिंग एप्स पर बच्चों की रक्षा और निजता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। साइबर स्पेस में वर्तमान चुनौतियां जो हैं वो IT अधिनियम के दायरे से बाहर है। वर्ष 2000 में इंटरनेट की स्थिति की बात करें तो इंटरनेट पर 5.5 मिलियन भारतीय सक्रिय थे, जबकि आज के समय में इंटरनेट पर 850 मिलियन भारतीय सक्रिय हैं, जो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रूप से कनेक्टेड लोकतंत्र बनाता है। वर्ष 2000 में ये एक मध्यवर्ती के तौर पर था और आज इंटरनेट पर कई प्रकार के मध्यवर्ती मौजूद हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, AI, OTT, गेमिंग आदि। वर्ष 2000 तक इंटरनेट एक उपयोगी स्थान होता था जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता था, लेकिन आज के टाइम में ये थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा भी बन चुका है।
हालांकि इसमें एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट कह सकते हैं वो भी ऐड हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों के लिए क्रिप्टो करेंसी के जरिए और भी बिटकॉइन और इन सब के जरिए गुप्त तरीके से जो वित्तीय लेन देन होता है उसका जरिया भी बन चुका है। इसके अलावा वर्ष 2000 की बात करें तो उपयोगकर्ताओं के समक्ष साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे और हैकिंग जैसे पारंपरिक जोखिम मौजूद थे, लेकिन आज के टाइम में ये कुछ ज्यादा ही अपडेटेड वर्जन में आ गया है और उपयोगकर्ताओं को नए प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो अपडेटेड प्रकार हैं साइबर अपराध के, इनमें शामिल है कैटफिशिंग, डॉक्सिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर ट्रोलिंग, गैस लाइटिंग और फिशिंग। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में आप नेट से जरूर पढ़िएगा और इनके बारे में जरूर लिखिएगा भी अपने नोट्स में, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो होती हैं, इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो जरूर पूछ लिए जाते हैं। वर्ष 2000 तक इंटरनेट जो था वो सूचना और समाचार का स्रोत था, लेकिन आज के टाइम में ये हेट स्पीच, दुष्प्रचार और फर्जी समाचारों के प्रसार का भी माध्यम बन चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनेट कुछ पुराना हुआ है, नए वर्जन में आया है, लेकिन नए वर्जन में नई चुनौतियां भी लेकर आया है। तो इसके लिए नई पहल भी होनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और आइए बात करते हैं पोषण के बारे में। यूनिसेफ ने अल्पपोषित और उपेक्षित किशोरियों और महिलाओं में वैश्विक पोषण संकट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में किशोरियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की पोषण स्थिति का परीक्षण हुआ है। इसमें जो आयु वर्ग है वो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं का है। साथ ही ये रिपोर्ट जो है वो पोषक आहार प्राप्त करने, आवश्यक पोषण सेवाओं का उपयोग करने आदि में इनके द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं का भी परीक्षण करती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक विश्व की 1 अरब से ज्यादा किशोरियां और महिलाएं अल्पपोषण, आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और एनीमिया से ग्रसित हैं। इसके अलावा दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में 68% किशोरियां और महिलाएं अल्पवजनी हैं। साथ ही 60% किशोरियां और महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। कोई भी क्षेत्र वर्ष 2030 तक किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के मामलों को आधा करने और कम वजन के साथ जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं की संख्या में 30% तक कमी करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि वर्ष 2019 और 21 के बीच खाद्य असुरक्षा में लैंगिक अंतराल 2 गुने से ज्यादा हो गया है। इसीलिए इस रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि विपणन प्रतिबंधों, अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग और कर आरोपण के माध्यम से अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आटा, खाना पकाने के तेल और नमक जैसे नियमित रूप से उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर फूड फोर्टिफिकेशन सुनिश्चित करने की जरूरत है। किशोरी और महिलाओं के सबसे सुभेद्य वर्ग की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तक पहुंच का विस्तार करना शामिल है। इसके अलावा ये भी सिफारिश की गई है कि बाल विवाह और भोजन तथा घरेलू संसाधनों आदि के असमान वितरण जैसे विभेदकारी लैंगिक और सामाजिक मानदंडों को समाप्त करने की भी जरूरत है। भारत में अल्पपोषण की स्थिति की बात करें तो वर्ष 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 से 21 में कुल आबादी में अल्पपोषण का स्तर 16.3% था। वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर था। अब ये जो फैक्ट्स हैं ये आप ऐसे में यूज कर सकते हैं, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इनसे कहीं ना कहीं आपके आंसर में वजन आता है, तो इस तरीके के फैक्ट्स को जरूर नोट किया करें। और अगला जो है वो NFHS के मुताबिक है, तो NFHS की रिपोर्ट हमेशा भारत में इंपॉर्टेंट होती है और ऑथेंटिक रिपोर्ट है। तो इन रिपोर्ट्स के बारे में या इनके फैक्ट्स के बारे में मेंशन करना आपके लिए काफी लाभदायक भी होगा। तो NFHS 5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 1/3 बच्चे अल्पवजनी और ठिगने हैं और 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। इसीलिए भारत में कुपोषण दूर करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कि सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना यानी ICDS नामक अम्ब्रेला योजना के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और किशोरियों के लिए योजना चला रही है। कुपोषण और संबंधित रोगों की रोकथाम के लिए आयुष पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। कामकाजी और बीमार महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है और पोषण अभियान चलाया जा रहा है।
नीति आयोग ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक से टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश में जैविक खाद और जैव उर्वरकों को बढ़ावा देने के पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। भारत विश्व में रासायनिक उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों पर कुल सब्सिडी व्यय करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का था। खेतों से सिंथेटिक उर्वरक से युक्त पोषक तत्वों का अपवाह भूमि पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आपको बता दें कि भारत में जैविक खादों और जैव उर्वरकों को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय विनियमित करता है। इनका विनियमन उर्वरक अजैविक, जैविक या मिश्रित नियंत्रण आदेश FCO 1985 के माध्यम से किया जाता है। जैविक खाद कंपोस्ट किए गए या किण्वित उत्पाद होते हैं। ये शहरी अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, फसल अवशेष, पशुधन अपशिष्ट जैसे जैविक अपशिष्टों से बने होते हैं। जैव उर्वरक ऐसे उत्पाद हैं जिनमें वाहक आधारित जीवित सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलनशीलता या पोषक तत्व जुटाने में मदद करते हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर आदि जैव उर्वरक के उदाहरण हैं। जैविक खाद और जैव उर्वरकों को अपनाने में कई चुनौतियां हैं। इन उर्वरकों के विनिर्माताओं के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं है। अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता परीक्षण सुविधा और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। किसानों के बीच इन उर्वरकों के उपयोग और जागरूकता की कमी है। इस रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं कि विनिर्माण और अनुमोदन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने की जरूरत है। जैव उर्वरकों की दक्षता में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों के बीच इन उर्वरकों के लाभ के बारे में प्रचार करने की जरूरत है। पर्याप्त उत्पादन और परीक्षण अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अलग अलग योजनाओं में परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसके तहत जैव उर्वरक के प्रचार प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पाम, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी योजना शामिल है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। MSME प्रतिस्पर्धी यानी लीन योजना। ये योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने शुरू की है। इसे अलग अलग लीन तकनीकों के उपयोग के माध्यम से MSMEs की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य लीन विनिर्माण प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। साथ ही लीन स्तरों को प्राप्त करने के लिए MSMEs को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना के तहत MSMEs लीन विनिर्माण उपकरणों जैसे कि 5S, काइजन, कानबन, पोकायोका आदि का उपयोग करेंगे। इस योजना में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत सभी MSMEs भाग लेने के लिए पात्र होंगे। ये योजना स्फूर्ति या स्फूर्ति क्लस्टर विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं के लिए भी खुली है। अगला टॉपिक है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट यानी HPDAM और सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च किए गए, जिसे पुष्प के नाम से जाना जाता है। इन पहलों को विद्युत मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पावर एक्सचेंजों पर HPDAM खंड गैस आधारित और आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से बिजली के लिए अधिक दर उपलब्ध कराएगा। HPDAM एक समग्र रणनीति का हिस्सा है जो ये सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध संपूर्ण विद्युत क्षमता का उपयोग हो सके। वहीं पुष्प, जो कि एक पोर्टल है, ये विद्युत की अत्यधिक मांग के सीजन के दौरान इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। ये अधिशेष विद्युत उत्पादन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर एकत्रित करने में मदद करेगा। इससे डिस्कॉम्स आपूर्ति और मांग परिदृश्य पर नजर रख सकेंगे। अगला टॉपिक है विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UL पिन। भूमि संसाधन विभाग UL पिन के कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसे भूमि के लिए आधार यानी भू आधार संख्या भी कहा जा रहा है। ये एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। ये प्रत्येक भूखंड के अक्षांश और देशांतर निर्देशांकों के आधार पर सृजित की जाती है। ये डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। UL पिन नागरिकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी भूखंड या परिसंपत्ति के बारे में सूचना का एक आधिकारिक स्रोत है। OTTs टीवी समाचार चैनलों के कंटेंट को प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जैसे अन्य ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स अब टीवी समाचार चैनलों के डिजिटल कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हैं, भले ही उनमें 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स FDI मानदंडों के अधीन नहीं होंगे। ये मानदंड डिजिटल मीडिया में 26% के अधिकतम विदेशी निवेश की अनुमति देते हैं। ये तर्क दिया गया था कि OTT प्लेटफॉर्म्स जो न्यूज कंटेंट
स्ट्रीम करते हैं उनके स्रोत ऐसे समाचार चैनल्स हैं जो FDI मानदंड के अधीन हैं। अगला टॉपिक है फ्रेडी चक्रवात। फ्रेडी चक्रवात 33 दिनों से सक्रिय है। ये सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की ओर अग्रसर है। अभी तक ये रिकॉर्ड 1994 के हैरिकेन या टाइफून जॉन के नाम था, जो 31 दिन तक सक्रिय रहा था। फ्रेडी चक्रवात के दीर्घावधि तक सक्रिय बने रहने का मुख्य कारण गर्म महासागरीय सतह से प्राप्त ऊर्जा है। इसके अलावा चक्रवात का अभी तक जमीन से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना जरूरी है। इसके लिए विस्तृत समुद्री सतह के साथ 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान, कोरियलिस बल की उपस्थिति, कमजोर निम्न दाब वाले क्षेत्र या निम्न स्तरीय चक्रवाती परिसंचरण का पहले से मौजूद होना और समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी अपसरण जरूरी है। अगला टॉपिक है भारतीय भेड़िया कैनिस ल्यूपस पैलिप्स। पहली बार गुजरात सरकार 10 भारतीय भूरे भेड़ियों को एक संरक्षण प्रजनन केंद्र से वन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने जा रही है। इस कदम का उद्देश्य वन्य शाकाहारियों की आबादी को नियंत्रित करना है। भारतीय भेड़िया प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर इजराइल तक फैले अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ये भूरे भेड़िए की एक उप प्रजाति है। इसे पर्यावास के नुकसान की वजह से, इसके अलावा विखंडन और शरण तथा प्रतिशोधात्मक रूप से मारने और रोगों से खतरा था। IUCN में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न की है। मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशन माया डेटा उपलब्ध कराने वाला एक अत्याधुनिक उपग्रह उपकरण है। इस डेटा का अलग अलग प्रकार के वायु प्रदूषकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच के लिए स्वास्थ्य अध्ययन में उपयोग किया जाएगा। ये नासा और इटली की अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त पहल है। माया वायुजनित कणों से परावर्तित सूर्य के प्रकाश का मापन करेगा, जिससे कि वायुमंडल के कुछ प्रदूषकों की बहुतायत, उनके आकार और ऑप्टिकल गुणों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। इस मिशन की अवधि 3 वर्ष है। इसके तहत लॉस एंजलिस, अटलांटा, बोस्टन, स्पेन, बीजिंग और नई दिल्ली सहित कई प्राथमिक रूप से लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा क्लाउड सेवाओं को अपनाने के लिए एक फ्रेमवर्क का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख जोखिमों और अनिवार्य नियंत्रण उपायों को रेखांकित करना है जिन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाने से पहले विनियमित संस्थाओं द्वारा लागू करने की जरूरत होती है। इनमें गवर्नेंस, जोखिम और अनुपालन, क्लाउड सेवा प्रदाताओं का चयन, डेटा स्वामित्व और डेटा स्थानीयकरण शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं का वितरण है। इन सेवाओं में सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग में तीव्र नवाचार, लचीले संसाधन और इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ होगा। आपको बता दें कि क्लाउड सेवाओं के सामान्य मॉडल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगला टॉपिक है मुंडक उपनिषद। ये हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में से एक है। उपनिषदों में कर्म, ब्रह्म आदि सहित हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों और अवधारणाओं के बारे में जानकारी संकलित है। इसमें 3 मुंडक हैं। ये अथर्ववेद से संबंधित हैं और ये सब तो आप जानते ही होंगे कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।